नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। आज मन की बात का 84वां संस्करण होगा। मन की बात कार्यक्रम में पीएम ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर चर्चा कर सकते हैं। इस साल में अंतिम बार देश को संबोधित करेंगे पीएम। पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया और कहा कि देश को कोरोना के बीच सतर्क रहने की जरूरत है। देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए पैनिक नहीं हो और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। साथ ही पीएम ने कहा कि 15 साल से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू होगी, जिसकी शुरुआत 3 जनवरी 2022 से शुरू होगी। नूंह में लघु सचिवालय के सभागार में जिला लोक स्मारक एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक हुई, जिसमें सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने 12 शिकायतें सुनी। वहीं सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने 15 से 10 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया। मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि कष्ट निवारण मंत्री समिति की बैठक में जो भी विवाद रखे जाते हैं, उन विवादों के समाधान की सही रिपोर्ट अधिकारी प्रस्तुत करें। मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि अगर किसी ने गलत रिपोर्ट पेश की तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाएगी। जुलाना के करैला गांव में पूर्व सरपंच के घर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे और कार्यकर्ताओं से पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा 100 गज के प्लॉटों की स्कीम चलाई गई थी, वह अब सरकार बंद करने जा रही है, जो सही नहीं है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा नशा करने वालों की उम्र को छोटा करके सरकार ने युवाओं को नशे की ओर धकेलने का काम किया। रोजगार के मामले में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में बेरोजगारों की संख्या पूरे भारत में सबसे अधिक हो गई है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि 134A के तहत गरीब बच्चों को निजी स्कूलों को दाखिले देने ही होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने बैठक कर प्राइवेट स्कूलों को 13 करोड़ की राशि जारी की है। लोहारू के गांव सिरसी में मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति घटी है, इसलिए किसानों को नई तकनीकी पर आधारित जैविक और प्राकृतिक खेती करनी चाहिए। मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि विश्व में सबसे पहले तैयार की गई नैनो यूरिया एक बेहतरीन विकल्प है। हमारे देश में निर्मित कृषि उपकरण और अन्य उत्पाद विकसित देशों में से उत्तम किस्म के हैं। रतला से विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि हुड्डा सरकार में मंडी की तरह नौकरियों के लिए बोली लगती है, लेकिन बीजेपी सरकार में किसी विधायक की हिम्मत नहीं है जो पैसे लेकर नौकरियां लगवा दे। हरियाणा में शराब खरीदने की उम्र 21 किए जाने पर मंत्री ओपी यादव ने कहा कि अन्य प्रदेशों की तुलना में हरियाणा ने तो यह फैसला काफी देरी से लिया है। सिरसा में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास विषय पर 27 दिसंबर को चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन होगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सलाहकार प्रोफेसर कुलदीप अग्निहोत्री इस संगोष्ठी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला, सांसद सुनीता दुग्गल, बाड्रा के विधायक नैना चौटाला सहित कई गणमान्य शामिल होंगे। फतेहाबाद में सुशासन दिवस कार्यक्रम में बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने शिरकत की और कहा कि 5500 से ज्यादा गांवों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आगामी साल 2022 को सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा, जो दिव्यांगजन बोल या सुन नहीं सकते उनके लिए डायल 112 को भी सुगम बनाया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने आम लाइसेंस के आवेदन के लिए रोहतक और पंचकुला से एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है, जिसके तहत
आर्मर लाइसेंस की फाइनल ऑनलाइन जमा होगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि जनवरी से परिवार पहचान पत्र के माध्यम से राशन मिलेगा और पीडीएस के लिए अब राशन कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं होगी। सीएम मनोहर लाल ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में गुरुग्राम में एक स्मृति पार्क बनाने की घोषणा की है। पंचकुला में सुशासन दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि सुशासन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, हर चीज का रिमॉडल करना जनहित में जरूरी है। सीएम ने कहा कि हम महापुरुषों के विचार को लेकर चल रहे हैं, शासक सेवक बनकर काम करेंगे तो सुशासन आना तय है। रिटायरमेंट के साथ ही कर्मचारी की पेंशन फिक्स कराएंगे। 5 से 18 वर्ष तक विद्यार्थी का आउट रोकने पर जोर है। वहीं मेवात जैसी पिछड़े क्षेत्र में भी पढ़ाई पर जोर है। सीएम ने लोगों को स्मार्ट का फुल फॉर्म बताया। वहीं सीएम ने कहा कि प्रदेश में लोगों की मदद के लिए सरल केंद्र खोले गए। सीएम ने कहा कि अंत्योदय केंद्र पर हर योजना का लाभ दे रहे हैं। सारी सेवाओं का आधार परिवार पहचान पत्र बनेगा। सीएम ने कहा कि अवार्ड मिलने की चिंता न करके काम करें। इस साल सुशासन अंत्योदय उत्थान के रूप में मनाएंगे। सीएम ने कहा कि हर गरीब परिवार को पैरों पर खड़ा करके रहेंगे। कमजोर को सबल बनाने पर जोर और गरीब की कमी को दूर करने वाले सरकार का फर्ज है। फरीदाबाद के लघु सचिवालय में सुशासन दिवस समापन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीमा रिता ने ऑनलाइन योजनाएं लागू करने और भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कही। यमुनानगर में जिला प्रशासन ने कंबल वितरण का कार्यक्रम किया। नेकी की दीवार नाम के इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग पहुंचे। कंबल वितरण के दौरान ज्यादा लोगों की संख्या होने के चलते अव्यवस्था देखने को मिली। करनाल के लघु सचिवालय में सुशासन दिवस पर कार्यक्रम हुआ, जिसमें शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर शामिल हुए। सोनीपत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम हुआ, जिसमें परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा पहुंचे। कार्यक्रम में सरकार के किए गए कार्यों और नीतियों के बारे में बात की गई। कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय में सुशासन दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री कमलेश ठाणा और विधायक सुभाष सूधा ने शिरकत की और अधिकारियों से फीडबैक लिया। हरियाणा के महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ठाणा ने कुरुक्षेत्र में जिला स्तरीय सुशासन दिवस कार्यक्रम में शिरकत की और 5 गांव के 15 लोगों को स्वामित्व कार्ड वितरित किया। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती प्रदेश भर में सुदर्शन दिवस के रूप में मनाई गई, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। क्रिसमस के त्योहार पर अंबाला शहर के सेक्टर 10 के कम्युनिटी हॉल में क्रिसमस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुक्ति दरबार चर्च चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से रखे गए कार्यक्रम अंबाला नगर निगम की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर सभी ने यीशु मसीह को याद किया और बच्चों ने गीत और नृत्य के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं मेयर ने केक काटकर सभी को क्रिसमस के त्योहारों की बधाई दी। रेवाड़ी में ओमिक्रॉन के डर से क्रिसमस के त्योहार पर रौनक फीकी नजर आई, जहां लोगों की संख्या बहुत कम नजर आई।
देश के 17 राज्यों यूटी में ओमिक्रॉन के मरीज मिले हैं। इसके साथ देश में ओमिक्रॉन के अब तक 445 केस मिले। देश पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 7,189 नए मामले मिले हैं। एक दिन में 387 लोगों की मौत हुई। देश में एक्टिव केस की संख्या 77,000 के पार है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन अब तक 110 केस मिले हैं। क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर महाराष्ट्र में आदेश जारी किया गया है। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 100 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते केसों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया। शादियों में बंद हॉल में 100 लोगों की इजाजत होगी, जबकि खुली जगहों पर कुल क्षमता का 25% या 250 लोग इकट्ठा हो सकेंगे। उड़ीसा में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 4 केस हो गए हैं। लोगों से मास्क पहनने की अपील की जा रही है। कर्नाटका में ओमिक्रॉन के 14 नए केस सामने आए हैं, जिसके सरकार सख्त है। गुजरात में अब तक ओमिक्रॉन के 49 केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 5 लोग ठीक भी हो चुके हैं। राजस्थान में ओमिक्रॉन के संक्रमितों का आंकड़ा 43 हो गया है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 79 केस हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 79 मामले हो गए हैं, जिसके बाद राज्य सरकार कोरोना नियमों के प्रति सख्त हो गई है। तेलंगाना में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 38 केस मिल चुके हैं, जिसके बाद से सरकार ने प्रदेश में पाबंदियां बढ़ा दी हैं। ओमिक्रॉन की दहशत के बीच यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश में शनिवार से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। 25 दिसंबर से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लगाया जाएगा, जिसके साथ ही शादियों में 200 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं दी जाएगी। सीएम योगी ने उच्च स्तरीय टीम को निर्देश दिए हैं कि बाजारों में मास्क नहीं तो सामान नहीं के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक करें। बिना मास्क कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान ना दे। ओमिक्रॉन की संभावित लहर को देखते हुए एमपी में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। राज्य में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। गुरुग्राम में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। यहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 59 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना और ओमिक्रॉन को लेकर यमुनानगर में प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। यमुनानगर के ईएसआई अस्पताल में 25 बेड की व्यवस्था की गई है। अगर जरूरत पड़ी तो इसे 50 बेड तक किया जाएगा। यमुनानगर जिला उपायुक्त ने बताया कि अभी ओमिक्रॉन को लेकर गाइडलाइन नहीं आई है, लेकिन कोरोना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 1 जनवरी से सार्वजनिक जगहों पर डबल डोज वाले लोगों को ही आने जाने की अनुमति होगी। इसके लिए सार्वजनिक जगहों पर विशेष ड्यूटी लगाकर अभियान चलाया जाएगा। इस समय जिले में 91% लोगों ने पहली डोज लगवाई है, जबकि दूसरी डोज सिर्फ 52% लोगों को लगी है, जबकि 7 से 10 हजार लोग रोजाना वैक्सीन लगवा रहे हैं। देश प्रदेश में ओमिक्रॉन ने लोगों की चिंता बढ़ा रखी है। वहीं अब कोरोना के नए वेरिएंट डेल्मिक्रॉन ने भी लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ओमिक्रॉन खतरे के बीच शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि स्कूलों को बंद करने का अभी कोई विचार नहीं है। स्कूल जैसे ही चल रहे हैं ऐसे ही चलते रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के गृह जिले अंबाला ने वैक्सीनेशन के मामले में नया आयाम स्थापित कर लिया है। अंबाला में 100% एलिजिबल जनसंख्या को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। गुरुग्राम के बाद इस उपलब्धि को हासिल करने वाला अंबाला दूसरा जिला बन गया है। जिला उपायुक्त ने बताया कि जिले की एलिजिबल 8,50,000 जनसंख्या को दोनों डोज लग चुकी है। सरकारी स्कूलों में बड़े स्तर पर टेस्टिंग करवाने और नाइट कर्फ्यू को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। अंबाला के सरकारी स्कूल के 5 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। स्कूल को 1 सप्ताह के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है और बड़े स्तर पर सभी स्कूलों में कोविड टेस्टिंग की जा रही है।
जिंद में सफीदो रोड स्थित जॉइंट कॉन्वेंट स्कूल में 134 ए के दाखिलों पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की बैठक की गई है। वहीं बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार अब तक 134 ए के तहत बढ़ रहे छात्रों की बकाया राशि नहीं देती, तब तक स्कूल दाखिला नहीं करेगी। गुरुग्राम के पटौदी में क्रिसमस की शाम ईसाइयों के कार्यक्रम का कट्टरपंथियों ने विरोध किया। हिसार के मिरका गांव में 12 दिन पहले विनोद नामक शख्स की हत्या कर दी गई थी, जिसके हत्यारे को अभी तक पुलिस ने पकड़ नहीं पाई। इस दौरान मृतक के परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार नहीं किया है। सोनीपत में आंगनबाड़ी वर्करों ने लगातार 18वें दिन उपायुक्त कार्यालय के सामने धरना दिया और सरकार के नुमाइंदों के साथ आंगनबाड़ी पदाधिकारियों की मीटिंग में निष्कर्ष नहीं निकलने पर काले पहनकर रोष प्रदर्शन किया। फरीदाबाद में आंगनबाड़ी वर्करों और हेल्पर अपनी लंबित पड़ी मांगों के चलते पिछले 8 दिनों से धरने पर बैठी हैं। आंदोलनकारी वर्कर्स का कहना है कि सरकार के साथ उनकी 12 लंबित पड़ी मांगों पर सहमति बन गई थी, लेकिन उनसे लागू नहीं किया गया। गोला चीका में मनरेगा मजदूर यूनियन की सैकड़ों महिलाओं ने इकट्ठा होकर शहीद उधम सिंह चौक पर धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। महिलाओं ने कहा कि प्रशासन ने अगर उनकी मांगे नहीं मानी तो वो रोड जाम करने पर मजबूर होंगी। महिलाओं ने कहा कि उन्हें काम नहीं दिया जा रहा है। महिलाओं का कहना है कि बीडीपीओ ने 1 हफ्ता पहले उन्हें काम देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक उन्हें काम नहीं मिला है। लुधियाना ब्लास्ट में फॉरेंसिक रिपोर्ट ने खुलासा हुआ कि धमाके में एक आरोपी ने करीब 2 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल किया था। धमाका करने से पानी की पाइपलाइन फट गई थी, जिससे भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बह गए। लुधियाना कोर्ट परिसर बम धमाके के बारे में डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने कहा कि आरोपी कोर्ट के रिकॉर्ड रूम को उड़ाना चाहता था ताकि उसके खिलाफ सभी सबूत नष्ट हो जाएं। उन्होंने कहा कि बम धमाके का आरोपी गगनदीप सिंह नशा तस्करी में पकड़ा गया था। जेल में रहने के बाद ही वह खालिस्तानियों के संपर्क में आया था। उन्होंने कहा कि हमने 24 घंटे में ये मामला सुलझाया। कपूरथला मामले में उन्होंने कहा कि कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले। झज्जर के बिरोहड़ गांव में अर्धजला शव बरामद हुआ है, जिसका आरोप गांव के 3 लोगों पर लगा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरुग्राम में एम्बियंस मॉल के बाहर कार शॉर्ट सर्किट के चलते चलती कार में आग लग गई है। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बीच रास्ते कार में आग लगने से जाम लग गया। ट्रैफिक जाम से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। गुरुग्राम के सेक्टर 14 में नाइट्रोजन सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिसमें बच्चों के गुब्बारे भरने वाले शख्स के पैरों के चिथड़े उड़ गए। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जगाधरी में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक मेडिकल स्टोर पर रेड कर एमटीपी किट को बरामद किया है, जिसके स्टोर संचालक महिलाओं को गर्भपात के धड़ल्ले से किट को महंगे दामों पर बेचता था। दिल्ली की आबोहवा लगातार जहरीली बनी हुई है। दिल्ली का AQI इंडेक्स 430 दर्ज किया गया है। फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 342 दर्ज किया गया है, जो बेहद ही खराब श्रेणी में है। भिवानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 380 पार दर्ज किया गया है, जिसकी वजह से बच्चों और बुजुर्गों को परेशानी हो रही है। लेह में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। भारी बर्फबारी के बाद आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया। बर्फबारी के चलते लेह का पारा 0 के नीचे पहुंच गया। केदारनाथ में बर्फबारी के कारण धाम में रह रहे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। धाम में अभी 200 के लगभग कर्मचारी, मजदूर, महात्मा और पुलिस के जवान रह रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में आज गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 26, 27 और 28 दिसंबर को बारिश की संभावनाएं व्यक्त की हैं।
वहीं दिल्ली में 29 दिसंबर से कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। एनसीआर में 21 दिसंबर तक बादल के छाए रहने और बारिश के होने की संभावनाएं हैं।